हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आप सभी बच्चों को एंगस्ट्रम क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने के लिए। और पूरे टीम के तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से, स्पेशली हमारे तरफ से जो है, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। तो क्लास 8 के बच्चों तैयार हो ना? तो क्लास 8 आज आपकी क्लास, जैसा कि मैंने बताया था, आपसे वादा किया था कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने आज आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस लेके आई हैं, जहां तक आपने पढ़ चुका था नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज को। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था बच्चों, आप सभी को याद होगा। तो अपने वादे के मुताबिक मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूँ। इस क्लास को फर्दर हम लोग मूव करते हैं। और चलिए, बिना वक्त गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना है हमें। आइए। तो जैसा कि हम लोग एक सेकंड में अगर चीजों को रिकॉल करना चाहें तो हम लोग रिकॉल कर सकते हैं बच्चों, है ना? तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेचर क्या होता है, मैंने बता दिया था, है ना? रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया था। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, वो भी मैंने बता दिया। अब आप लोग कमेंट करके इन तीनों का डेफिनेशन बताओ फटाक से, ठीक है बच्चों? नेचर जैसे मैंने बताया था आप सभी को, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमन, इट कॉल, जो है आपका, क्या बोल सकते हो उसको, नेचर, है ना? जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, जो मानव द्वारा बना हुआ नहीं है, और जो सिर्फ प्रकृति ने बनाई है, उसी को हम लोग प्रकृति कहते हैं या फिर नेचर कहते हैं बच्चों। रिसोर्सेज को क्या कहा था मैंने? एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हर वो चीज जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? ह्यूमन नीड्स, है ना? सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्या कहा था? एवरीथिंग, आप देखे हो कि दैट अकर्स इन आवर नेचर, है ना? और हम लोग आगे फिर देखे थे कि अकर्स इन आवर नेचर एंड जो है आप यूज बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से हमने तीनों का डेफिनेशन जो है देख लिया था बच्चों, है ना? आप लोग बताइए। इस तरीके से हमने चीजों को देख लिया था ना। मटेरियल एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन आवर नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तीनों चीज कवर हो चुके थे। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं रिसोर्सेज पे। अब हम लोग रिसोर्सेज पे आते हैं और रिसोर्सेज को थोड़ा और डीप डाउन करके समझते हैं, डीप डाइव करके समझते हैं, है ना बच्चों? तो देखिए, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना? एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन satisfy human needs, है ना? एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेस, है। और बताइए कि इसमें हम लोग क्या और ऐड कर सकते हैं बच्चों, आप लोग बताइए। बताइए इसको और हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं। बस इतना ही अगर आप लोग लिख के चले आओगे तो क्या ये पूरा हो जाएगा? क्या ये बेटर वर्जन कहलाएगा बच्चों? आप लोग बताइए। एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और हम लोग इसको बेटर वर्जन बनाते हैं, इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं, तो वो हमारे लिए और भी बेटर होगा। जैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली feasible,
है ना बच्चों। तो अब देखिए ये हमारा बढ़िया जो है तरीका लग रहा है चीजों को पढ़ने का, चीजों को समझने का। और अगर कहीं आप लोग एग्जाम में लिख करके आओगे, कोई टेस्ट में लिख करके आओगे, तो आपकी तारीफ होगी बच्चों, है ना। तो अब समझ में इसमें इसमें हमने ऐड क्या किया, यहाँ तक आपको दिख रहा था नॉर्मल वर्जन। हर वो चीज जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाता है। लेकिन हमने इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐड कर दी, कुछ कंडीशंस ऐड कर दी, इसको आप लोग कंडीशन के रूप में बोल सकते हो। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जो है टेक्नोलॉजिकली तरीके से एक्सेसिबल हो, मतलब प्राप्त करने योग्य हो, उसको प्राप्त किया जाए। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फीजिबल हो। अब कहने का तीनों का मतलब क्या है, बारी बारी से समझते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब, एक्सेसिबल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ वैसे रिसोर्सेस हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर मान लीजिए कि हमारे कुछ कुछ वैसे रेयर एलिमेंट मिले हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कुछ वैसा एलिमेंट मिला है जो बहुत ही हीरे के बराबर है ना, जो बहुत ही महंगा होगा। अब और क्वांटिटी में लगभग लगभग वो आप कह सकते हो कि 100 ग्राम के लगभग लगभग है, हीरा है जो 100 ग्राम के लगभग लगभग है, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए, या फिर मान लो उसको हम लोग 10 ग्राम कर देते हैं, या फिर 50 ग्राम कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा, 50 ग्राम के लगभग लगभग। अब वो अर्थ के बहुत ही नीचे मिला है और जगह पे इस तरीके से है कि माउंटेन के बहुत नीचे है। तो लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब मशीन का पता लगा करके और पता चल गया है ऊपर ऊपर से स्कैन वगैरह कर करके कि वहां पे है बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट है और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो रेयर है। उससे लगभग लगभग मान लो कि 100 करोड़ का रेवेन्यू आराम से आ जाएगा। 100 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग आराम से जनरेट कर लेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि उस चीज को एक्सेस करने के लिए, उस चीज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कोई वैसा टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं हुआ, डेवलप ही नहीं हुआ है जिससे हम लोग उसको निकाल पाए। हम लोग अर्थ के अंदर या पृथ्वी के अंदर छेद तो कर देंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा अंदर है, इतना ज्यादा अंदर है कि उससे बाहर ला पाना मुश्किल हो रहा हो। या फिर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे प्लेनेट में 7 प्लेनेट है ना, 7 प्लेनेट है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर आपका सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, इस तरीके से। तो आप मान लीजिए कि कोई आपका मरकरी, वेनस को छोड़ दीजिए, अर्थ को भी छोड़ दीजिए, फिर सैटर्न को भी छोड़ दीजिए, तो सैटर्न को मान लीजिए, तो सैटर्न पे मान लीजिए कि हमारे पास सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है, सोने का ही पहाड़ है। अब सैटर्न पे जो पहुंचना है वो अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण है ना। अब सोने का भंडार वहां पे पाया गया, अब वहां पहुंचने में ही हो सकता है कि लोग का हालत खराब हो जाए, कितना स्पेसशिप जो है स्पेस में ही ब्लास्ट कर जाए, कितने अच्छे तरीके से पहुंच भी ना पाए, है ना। और पहुंच गया तो उसको वापस कैसे हम लोग लेके आएंगे उस पूरे चीज को। हो सकता है उठा के 1-2 केजी ले आए, उतना तो हम लोग मेहनत करेंगे तो अर्थ पे भी मिल जाएगा। अब 1000 करोड़ रुपया खर्च करके हम गए जो है सोना को लाने के लिए और 1 केजी सोना लेके आए, तो ये अपने आप में रिडिकुलस है ना बच्चों। तो यही चीज कहने का मतलब है, ये फर्स्ट पॉइंट कहने का मतलब यही है कि वैसा रिसोर्स है जिसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एक्सेस करना फायदेमंद ना हो, या फिर वैसा कोई टेक्नोलॉजी ना बना हो जिसको हम लोग इजी तरीके से उसको एक्सेस कर पाए। समझ गए कहने का मतलब। तो कंडीशन है रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्सेज को हम अपने पास लाने का ये कंडीशन है, या उसको पाने का, है ना। फिर दूसरा आइए कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कोई वैसा रिसोर्सेज है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई वैसा रिसोर्सेज है
जो आप लोग कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग अ, कोई वैसा आपका एलिमेंट मिला, कोई वैसा आपका मतलब आप बोल सकते हो या मिनरल मिला या कोई वैसा रिसोर्स मिला जिसको कल्चरल तरीके से वो एक्सेप्टेबल ना हो, उसको लोगों के द्वारा स्वीकार ना किया जाए कि नहीं भाई साहब ये तो हम करना बहुत बड़ा ये हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो ये कल्चरली तौर पे जो है चीजों को एक्सेप्ट ना कर पाना, मतलब सांस्कृतिक तरीके से हमारा एक अपना जो है करिकुलम है जो इंसानियत के परे चल जाए। आप एग्जाम्पल से मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ चीजें जो है विवादित हो जाती है ना बच्चों, तो आप लोग समझ सकते हो। है तो इस तरीके से तो कल्चरल तरीके से चीजों को एक्सेप्ट ना किया जाए। अब मैं अगर एक एग्जांपल अगर आप लोग को देना चाहूँ तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो कि मान लीजिए कि कोई वैसा एलिमेंट है, कोई वैसा मिनरल है जिसको हमको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 100 इंसान को वहां पे अपना जान गंवाना पड़ जाए। तो लोग कभी ऐसा कर पाएंगे क्योंकि इंसान की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से कल्चरली रूप में एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा इसको। तो इस तरीके से मान सकते हो कि रिसोर्सेज के ये आधार हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, अब ये तीसरे पॉइंट पे कह सकता है कि इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से, फीजिबल मतलब हमारे पास उसको सहन करने के लिए या फिर उसको मतलब आर्थिक तरीके से वो जो हमारे लिए कॉस्टली ज्यादा ना हो, कहने का मतलब ये है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वैसा एलिमेंट है, कोई वैसा मिनरल है जो पृथ्वी के अंदर मिला है और उसको एक्सट्रैक्ट करने में 400 करोड़ रुपए का खर्च है और जो मिनरल मिला है उससे मात्र 200 करोड़ का ही प्रॉफिट होगा। तो अब बताइए क्या वैसे मिनरल को निकालना हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं बच्चों, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से कंडीशन वर्क करती है ना, कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फीजिबल हो। समझ के बात को? तो ये हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का एक मोटा मोटी आपका ढांचा होगा। अब आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है? आगे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग आगे चीजों को बात कर सकते हैं तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, आप इसी को लिख सकते हो, कंडीशन टू बिकम अ नेचुरल रिसोर्सेस। तो आप लोग क्या दोगे कंडीशन में? पहला मैंने क्या बताया, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, है ना। दूसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और तीसरा इकोनॉमिकली फीजिबल हो। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, मैं जो भी लिखवाऊंगा नोट डाउन आप लोग करते जाना है। ठीक, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप लोग। मेरा साउंड थोड़ा ग्लिच कर रहा है बच्चों, मैं देख लेता हूँ एक बार। हेलो हेलो, ठीक है। आइए, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को हम लोग कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं? तो मेनली देखिए 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। इसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा इसेंशियल फॉर मटेरियल्स, और तीसरा
इसेंशियल फॉर एनर्जी। ठीक है बच्चों, अगर मैं टेबल आप लोग के लिए बना दूं तो आप लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा वो, है ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो। आप लोग के लिए टेबल फॉर्म में ज्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पे लिखो, ये हो गया आपका। इस लाइन को हम लोग कैसे मूव करें, इस लाइन को अगर मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखो आप लोग कैटेगरी। ठीक, यहाँ पे लिखो आप लोग एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे लिखो आप लोग उसके मेन यूजेस। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आप लोग एक टेबल बना लो। ठीक, तो हमने टेबल बना लिया। ये हमारा टेबल बन गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो लाइफ में एसेंशियल क्या क्या हो सकता है, एयर, वाटर, सॉइल, etc। अब इसके यूजेस क्या होंगे, ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग, फार्मिंग, etc। अब आइए यहाँ पे मटेरियल्स में, वुड, मेटल्स, स्टोन, कॉटन, etc। और मेन यूजेस में आप लोग क्या से क्या बनाया जाएगा, फर्नीचर, है ना, क्लॉथ्स, टूल्स, etc। एनर्जी में आइए आप लोग, कोल, पेट्रोलियम। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बच्चों कि आप लोग को अगर राइटिंग नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुन के भी लिख लिया करो। सनलाइट, विंड। और इसका यूजेस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप लोग देख लिए होंगे। यहां तक आप लोग देख लिए ना बच्चों, बताइए। देखिए, मैं थोड़ा चीजों को इलेबोरेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। कंडीशन टू बिकम ए नेचुरल रिसोर्स, ये तो आप लोग समझ चुके हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के कितने कैटेगरीज होते हैं, मेनली 3 तरीकों में हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि चीजें हमारे लिए आसान हो बच्चों। तो पहले पार्ट में डिवाइड किया हमने कि जो हमारे लिए जीवन के लिए एकदम इसेंशियल हो, जो जीवन के लिए जरूरी हो। ठीक है, दूसरा हमने डिसाइड किया है, डिवाइड किया है उसको मटेरियल के तौर पर, जो हम लोग आम जीवन में अपने उस मटेरियल के तौर पर उस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा डिवाइड कर दिया है हमने एनर्जी के तौर पे, जो हमें एनर्जी देता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो अब समझिए लाइफ में जो बहुत ही जरूरी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, है ना, तो ये सब क्या है, एक रिसोर्सेस ही तो है। हवा हम लोग सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल नीड है बच्चों। वाटर हम लोग पीते हैं, वो भी बेसिक फंडामेंटल नीड है। हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है।
तो सॉइल नहीं रहेगा तो हम लोग खाना क्या उगाएंगे, खाएंगे क्या। तो ये सभी चीजें जो है ब्रीदिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल लिख दिया है और इसके यूनिट के तौर पे कैटेगराइज कर दिया है, जो आप लोग को सहूलियत हो चीजों को समझने में। और समझिए इसेंशियल फॉर मटेरियल्स। मटेरियल्स में हमने क्या बताया है कि वुड, मेटल, स्टोन, कॉटन, ईटीसी, जिसमें आप लोग देखो फर्नीचर, क्लॉथेस, टूल्स, ये सभी हमारे आम मर्रा की जिंदगी है ना, जिंदगी के जरूरत को पूरा करता है ये सारी चीजें। फिर हमने इसेंशियल फॉर एनर्जी, इसमें हमने कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड, ये सभी क्या करता है, हमें एनर्जी देते हैं, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन। अभी आज आप लोग, आज के टाइम में आप लोग देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर आपके घर में पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी ना हो, तो क्या हाल होगा, है सोचे होगा भी। तो ये पॉसिबल चलना किससे हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन पा रहा है, कहीं ना कहीं कोल से, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से, थर्मल पावर से। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक रिसोर्सेज का ही तो पार्ट है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट में जो है चीजों को डिवाइड कर दिया है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आइए आगे बच्चों, अब हम लोग एक और तरीके से क्लासिफाई करेंगे चीजों को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, मतलब नवीकरणीयता के आधार पर। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है नवीकरणीयता, नवीकरणीयता के आधार पर, है ना, जिसको हम लोग पुनः चक्रण के माध्यम से, रिसाइकिल के माध्यम से हम चीजों को तैयार कर पाए या फिर उसको प्राप्त कर पाए, तो उसी को हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे किसी चीज को रिन्यूएबल करना है ना, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब बार बार प्राप्त किया जा सके या उसको फिर से उसको जनरेट किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके, उसी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में 2 तरीके से आप लोग समझोगे। कॉपी पे निकालिए, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ऐसा हमारा तरीका है, पहले हम चीजों को नोट करेंगे और फिर उसको चीजों को बारीक तरीके से समझेंगे। तो इसके टाइप में हम लोग 2 तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है बच्चों, एक वो जिसको रिन्यू किया जा सके और एक वो जिसको रिन्यू नहीं किया जा सके। रिसोर्सेज, अब लिखिए, रिसोर्सेज दैट गेट क्विकली रिन्यू, है ना, दैट गेट क्विकली रिन्यू बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, if managed केयरफुली। तो इस तरीके से चीजें हो गई सामने। अब आइए इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे सकते हैं, सनलाइट,
एक सेकेंड, पता नहीं क्या लोड ले रहा है। सनलाइट, विंड एनर्जी, है ना। सनलाइट किससे आएगा बताइए आप लोग। सनलाइट सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी, या इसको सनलाइट विंड वाटर इसी तरीके से लिखो, सनलाइट विंड वाटर और एंड फॉरेस्ट। एक अरे भाई, दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, देखिए। एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज का। नॉन रीन्यूएबल का लिखिए, resources that get quickly, that resources that, इसको इस तरीके से लिखिए, resources that have a limited stock in nature and take thousands of years to thousand of year to थाउजेंड, और यहाँ पे कर लो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म once once and quickly
और recycle. Example: coal, petroleum, fossil fuels. कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। और क्या लिख सकते हो बताइए? नेचुरल गैस, मिनरल्स। एक फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम दोनों एक ही आएंगे, मिनरल्स etc। तो देखिए बच्चों, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है? तो चलिए अब समझते हैं, देखते हैं और समझते हैं क्या है। जैसा कि हमने बात किया, हमने 3 तरीके से पहले चीजों को कैटेगराइज किया था, वो भी क्लासिफिकेशन ही आपका था, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसमें आपने इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर मैटर मटेरियल्स और इसेंशियल फॉर एनर्जी देखा था, जिसमें हमने जीवन के आधार पर चीजों को बांटा था, रिसोर्सेज को बांटा था, फिर उसके बाद मटेरियल्स के आधार पर बांटा, फिर उसके बाद एनर्जी के आधार पर बांटा। और यहाँ पे फिर जैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं 2 तरीके से मेनली, एक पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीयता, नवीकरण मतलब उसको नया बनाया जा सके, उसको फिर से वापस लाया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल, मतलब वो फिर से वापस लाने योग्य हो, ठीक है, इसी का मतलब होता है रीन्यूएबल। अब मैंने क्या बताया, वैसा रिसोर्सेज जो 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 आपके नेचुरल प्रोसेस से जल्द से जल्द रीन्यू हो जाता है ना, रीन्यू जल्द से जल्द हो जाता है, क्विकली, ठीक है, और हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं अगर हम लोग उसको केयरफुली मैनेज करें तो। दूसरा क्या बोल सकता है, दूसरा क्या बोलता है, फिर आपने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में जैसे सनलाइट, विंड, वाटर, है ना, और यहां तक कि प्लांट्स और फॉरेस्ट भी। अब एक एक चीज को समझिए, जैसे सोलर एनर्जी से हमने बनाया सनलाइट, सॉरी सनलाइट से बनाया हमने सोलर एनर्जी, तो सनलाइट ऐसा है कि मंडे को मिलेगा और ट्यूसडे को नहीं मिलेगा? इट इट कैन बी पॉसिबल और नॉट बच्चों, बताओ, आप लोग सोच के बताओ। हाँ सर ये तो सही बात है, हो सकता है, जब बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बारिश का मौसम आएगा तो सन दिखेगा नहीं। बच्चों ठीक है, मैं समझ रहा आपकी बात को, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप इमेजिन करो कि एक वैसा दिन कभी नहीं होगा जब दिन सूरज उगे ही ना, सूरज हमेशा होगा और उसकी सनलाइट हमेशा होगी, है ना, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें जैसे बारिश वगैरह, ये अलग चीजें हैं। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि सनलाइट के एक वैसा रिसोर्सेज के तौर पर है जिसको हम लोग आज सोलर पैनल के थ्रू जो है हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे हमारे आज आप देखते हो कि पीएम जो है ऊर्जा स्कीम भी चल रहा है, सौर ऊर्जा स्कीम भी चल रहा है, जो आप लोग अपने छत पे जो है सोलर पैनल लगवाओगे तो आपको सब्सिडीज मिलेगी, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो ये ग्रीन एनर्जी का सिंबल है। ग्रीन एनर्जी पूरे तरीके से नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सोलर पैनल का यूज होता है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा पॉल्यूशन को जो है इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करता है। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सनलाइट जो है, सनलाइट एक वैसा एनर्जी है जिसको हम लोग बार बार डेली उसको यूज कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। विंड भी वैसा ही है जो प्रकृति में भरा हुआ है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, लगभग लगभग ना के बराबर। तो विंड टरबाइन लगा देते हैं हम लोग, बड़े बड़े टरबाइन आप लोग खेत में देखे होंगे, अपने फील्ड में देखे होंगे आसपास, या फिर कहीं आप गांव वगैरह घूमने आते हो तो देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो बड़े बड़े विंड पैनल लगे होते हैं जो पवन चक्की हम लोग जिसको बोलते हैं, जिस जो टरबाइन हवा की वजह से घूम करके
और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो हम लोग एनर्जी के फॉर्म में ले पाते हैं। फिर वाटर, वाटर में आप बोलोगे सर इससे एनर्जी कैसे बनेगा? इससे एनर्जी बनता है बच्चों, बेशक बनता है। देखोगे आप जो रिवर में है, तो रिवर में हम लोग बड़े बड़े डैम बनाते हैं। आप लोग देखोगे इंडिया का जो है मतलब बिगेस्ट डैम के रूप में भाखड़ा नंगल डैम जाना जाता है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। तो उस डैम के से क्या होता है, पहली फायदा तो ये होती है कि हम उसके वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, है ना। और उससे कैनाल बना के हम जो है उससे इरिगेशन के काम में ला सकते हैं। पहला चीज ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अगर मान लीजिए किसी खास इलाके में जो है पानी की बहुत कमी है और वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हम लोग कैनाल बना के जो है डैम के थ्रू उस पानी को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिससे लोग जो है इरिगेशन करने में कंफर्टेबल हो पाए। और दूसरा सबसे बड़ा इसका यूज है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। कैसे? तो जब डैम में भर जाती है, तो डैम के अंदर लगा दिया जाता है टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं व्हील्स टाइप के। तो पानी को जब छोड़ा जाता है, तो वो व्हील्स पानी में इतना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी उस पानी में, क्योंकि मिलियंस ऑफ टन्स में पानी, गैलन्स में पानी छोड़े जाते हैं एक ही साथ, तो काफी ज्यादा एनर्जी के साथ जो है टरबाइन पे वो प्रेशर डालता है और उसकी वजह से वो टरबाइन घूमता है। और जब वो घूमता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंजर्व करके फिर प्लांट में भेजते हैं और उससे हमारे घरों में फिर बिजलियां आती है। समझ गए बात को? अब बोलोगे कि सर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट कैसे आएगा? फॉरेस्ट भी आएगा बच्चों, क्योंकि एक बार अगर पेड़ काट लेंगे तो दूसरा बार तो वो पेड़ आ नहीं पाएगा वापस। लेकिन हाँ, अगर हम एक पेड़ काटे और दो पेड़ लगा दे, तो ये पॉसिबल है कि भाई साहब इससे जो है सही तरीके से वेजिटेशन का जो फ्लो है वो मैनेज रहेगा, फॉरेस्ट जो है हमारा बचा हुआ रहेगा। लेकिन आज आप देखोगे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है बच्चों, है ना। आज आप देखोगे कि आप यूपी में हाल ही में एक घटना सुने होंगे कि एक अच्छे खासे जंगल को काट दिया गया कुछ बिल्डर्स के द्वारा, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। वहां पे बहुत सारे प्रकार के जो जीव जंतु रहते थे, उनका आवास था, घर था, बहुत सारे पशु रहते थे। तो बहुत सारे लोकल लोगों ने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो है आप देखोगे कि उस फॉरेस्ट को फिर से है मतलब रोका गया, उस काम को, काटने वाले काम को। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें हैं हमारे इंडिया कंट्री में, आप लोग देख सकते हैं। तो खैर, अगर हम लोग यूथ एक साथ मिलकर आवाज उठाएं तो इन सब चीजों पे हम लोग खास ध्यान दे सकते हैं। आज आप लोग देखते हो कि आज जो टेम्परेचर राइज इतना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका पीछे की वजह क्या है? यही फॉरेस्ट कटना है। फॉरेस्ट को आज हम लोग काट दे रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में आ रहा है, उसी से जो है बहुत सारे हानिकारक गैस जो है आप देखोगे कि इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर में बना पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए। दूसरा आप देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो इसका उल्टा आप लोग कर दो, वैसा रिसोर्सेज जिसको हम लोग पुनः प्राप्त ना कर पाए, रिसाइकल ना कर पाए, रिन्यू नहीं कर पाए। अब क्या है, हम मैंने बताया लिमिटेड स्टॉक हो जिसका, जो नेचर में थाउजेंड ऑफ ईयर टाइम लेता हो बनने में, थाउजेंड और मिलियन ईयर टाइम लेता हो बनने में, और नेचर में उसका लिमिटेड स्टॉक है, जैसे आप लोग देखोगे, और वो क्विकली जो है रिन्यू और रिसाइकल ना हो पाए, जल्दी से जल्दी इसको हम लोग फिर से वापस ला नहीं पाए। तो इसमें देखोगे पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, मिनरल, ये सब क्या है? ये सभी वैसे रिसोर्सेज है बच्चों जो हम लोग इजी तौर पे हम लोग उसको दोबारा एक बार उसको यूज कर लेने के बाद दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे आप लोग किसी खान में गए और कोयला, वो खान है और कोयला वहां से पूरा निकाल लिए और सोच रहे हो कि भाई साहब जो 10 दिन में फिर से कोयला बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि कोयले को बनने में हजारों सालों लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। कई सारे जो फॉसिल्स है वहां पे पड़े गले सड़े दबे रहते हैं हाई प्रेशर में, तब जाके कोयले का निर्माण होता है।
और उस लाखों हजारों साल तक, और उस कोयले को हम लोग निकाल लिया और एक दिन में बन जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है बच्चों। तो इसलिए हम लोग कहते हैं। अब देखिए नेचुरल गैसेस को, तो नेचुरल गैसेस को भी हम लोग देखते हैं कि भाई साहब पेट्रोलियम, जब हम लोग समुद्र से पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसका भी तो जो मात्रा है वो काफी लिमिट है। एक जगह से अगर निकाल लेंगे तो इतना एक टाइम में वो खत्म होगा। नेचुरल गैस भी वहीं से निकलती है, वो भी खत्म होगा। फिर हम लोग अल्टरनेटिव रास्ते पे जाएंगे, दूसरा ढूंढेंगे, वहां से भी निकाल लेंगे, वहां भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से मिनरल्स को आप देखोगे तो मिनरल्स में देख रहे हो कि भाई साहब अ, बहुत सारे रेयर अर्थ सेडिमेंट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स ही तो है। और मिनरल्स को एक बार जब निकाल लेंगे, इससे चीजें हम बना लेंगे, तो फिर से इसको प्रोड्यूस वापस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब आगे क्या होंगे। आगे आप लोग को बताऊंगा मैं चीजों के बारे में आगे। एक सेकंड बच्चों, आगे और भी फर्दर चीजें चलेंगी। जैसे आप लोग इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस आप बता दोगे, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कंजर्वेशन कैसे होगा, है ना, और इसको पॉल्यूशन किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में रोका जाए। तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पढ़ेंगे। और भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके इस चैप्टर के में, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज में है, तो उसमें हम लोग जो भी मेजर कंसेप्ट होंगे, टॉपिक्स होंगे, हम लोग फर्दर मूव करके सभी चीजों को कवर करेंगे। ये मेरी गारंटी है बच्चों। आज चूंकि टाइम हो चुका है और आप भी थके हुए हो गए आई थिंक, और क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक ना हो, क्योंकि आप लोग अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हो, तो आप पे ज़्यादा मैं लोड नहीं देना चाहता बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समअप करते हैं। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश है बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर तरीका पसंद आ रहा है बढ़ाने का, क्योंकि मैं एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपके सामने प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम के टाइम चीज़ों को रिवाइज कर पाओ, है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। तो ये हमारे एफर्ट्स को, हमारे एंगस्ट्रीम टीम के एफर्ट्स को, इस पूरे एंगस्ट्रीम इंस्टीट्यूट के एफर्ट्स को, जो आपके सामने क्वालिटी एजुकेशन ला रही है और लाने का काम कर रही है, तो आप अगर पेरेंट्स के रूप में देख रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों के रूप में, आप बच्चे के रूप में देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास फ्रेंड्स सर्कल में, रिलेटिव में वीडियो को पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए और इसका लाभ उठाइए बच्चों। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है। बस फर्क यह है, इतना है कि कुछ लोग उसके महत्व को समझ पाते हैं और कुछ लोग उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो जाते जाते यही रहेगी कि आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे और चीज़ों को जितना हो सके आप फैलाइए बच्चों, ताकि हमारे पास एक मोटिवेशन बना रहे कि हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू जो है पूरे थ्रू द ईयर तक हम लोग इस जर्नी को लेकर के आप लोग के साथ में चले और पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कराएं बच्चों। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से बहुत सारी उम्मीदें हैं बच्चों, और आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, चीज़ों को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।